व्यावसायिक अध्ययन पढ़ने वाले सभी बच्चों का आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। सामाजिक उत्तरदायित्व विवाद, आर्ग्यूमेंट्स अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि सामाजिक उत्तरदायित्व होता क्या है और किस किस पक्ष के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है व्यवसाय को। यहाँ पर ये विवाद आता है कि समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं व्यवसाय की, अ, उनका निर्वहन व्यवसाय के लिए करना व्यवसाय के लिए अच्छा है या बुरा है। इसी के सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में कुछ तर्क आएंगे और कुछ जो है इसके विपक्ष में आएंगे। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि लंबे समय तक एक विवाद चलता आया है कि व्यवसाय समाज के लिए ही होता है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, समाज के स्वीकार करने पर ही यह चलता है। लेकिन घोड़ा यदि घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। इसको देखते हुए व्यवसायी अपने लाभ के प्रति सचेत नहीं होगा तो अन्य परियोजनाओं में कैसे वह निवेश कर पाएगा और कैसे अपनी साख को बना पाएगा। तो इसी वजह से सामाजिक उत्तरदायित्व पे क्योंकि अच्छा खासा खर्चा आता है, इसी वजह से कुछ लोग इसके विपक्ष में और कुछ लोग इसके पक्ष में तर्क देते हैं। आइए पहले हम कुछ उन तर्कों पर निगाह डालते हैं जो कि सामाजिक दायित्व के पक्ष में हैं। सबसे पहला है विकास व स्थायित्व के लिए समाज से नैतिकता, एथिक्स फ्रॉम सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए, व्यवसाय की स्थापना समाज की आवश्यकता पूर्ति और उसके स्तर को ऊंचा उठाने के लिए की जाती है। व्यवसाय ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराता है जिससे समाज में रहने वाले लोगों का रहन सहन बेहतर होता है। यदि व्यवसाय समाज को सही समय पर सही किस्म की और सही कीमत पर वस्तुएं प्रदान न करे तो उसका स्थायित्व ही नहीं हो सकेगा। जैसे पिछड़े क्षेत्रों में व्यवसायिक इकाई लगाकर वहाँ के निवासियों को रोजगार दिलाता है। तो सामाजिक दायित्व के पक्ष में पहला तर्क तो यही है कि विकास और स्थायित्व के लिए समाज में नैतिकता की आवश्यकता पड़ती है और वही नैतिकता जो है यह सामाजिक दायित्व लेकर के आता है। दूसरा है दीर्घ अवधि के लिए लाभ प्राप्ति। जो कर्मचारी, ग्राहक, अंशधारी और सरकारी नौकर ये हैं समाज का ही अंश हैं। यदि यह संतुष्ट न हो तो व्यवसाय में स्थिरता नहीं रह सकेगी। अतः व्यवसाय को चाहिए कि समाज की सेवा करने का उद्देश्य रखे, न कि अत्यधिक लाभार्जन का। और जो व्यवसाय है वह भी अपनी जवाबदेही विभिन्न पक्षकारों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाए जाने पर बल दे। ठीक है। तीसरी बात आती है सरकारी हस्तक्षेप। व्यवसाय प्रायः सरकारी नियमों के अनुसार कार्य करता है, परंतु सरकारी हस्तक्षेप तभी होता है जब व्यवसाय समाज के विरुद्ध सिर्फ और सिर्फ निज उद्देश्यों की पूर्ति में लग जाता है। और ऐसा करने के लिए जब वह मिलावट या कालाबाजारी जैसी कुछ मल प्रैक्टिसेस यानी कि कुछ गलत तरीके अपनाता है अत्यधिक लाभ बढ़ाने के लिए, तो सरकारी हस्तक्षेप अपने आप उस तक पहुंचता है। तो इसीलिए ऐसी कोई गलत गतिविधि में शामिल न हो करके अगर व्यवसाय चाहे तो समाज के कल्याण को लेकर के अगर लाभ अर्जन की पॉलिसी अपनाए तो सरकार को उसके कार्य में नए कानून बनाने का कोई मौका ही न मिले। तो सरकारी हस्तक्षेप कम से कम होगा अगर व्यवसाय स्वयं, इसे बोलते हैं ना कि अगर आप आत्म अनुशासित हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर अनुशासन आरोपित नहीं करेगा। उन्हीं लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन को डंडा चलाने की ज़रूरत पड़ती है जो अभद्र व्यवहार करते नज़र आते हैं, है ना। तो आत्म अनुशासन से आपके व्यवहार में कहीं कोई दखल नहीं दे सकेगा अगर आप व्यवसायी हैं तो भी। और व्यवसायिक जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, यह आत्म अनुशासन की ही बात करता है कहीं ना कहीं। चौथा और एक तर्क है कि व्यवसाय के पास स्रोतों का भंडार होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस। व्यवसाय के पास रोजगार देने की व वित्त प्रदान करने की शक्ति होती है। प्रबंधकीय स्रोत होते हैं जो पूंजी में वृद्धि करते हैं। समाज की समस्या का समाधान भी बहुत सीमा तक व्यवसाय के पास होता है। अतः व्यवसाय को समाज में संतुलन बनाना चाहिए। सार्वजनिक छवि, पब्लिक इमेज। देखिए, व्यवसाय जो है वो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, नवीन आवश्यकताओं का जनक भी होता है। आप जो भी नई वस्तु बनाते हैं सबसे पहले फिर आप लोगों को एडवर्टीजमेंट के जरिए बताते हैं कि दिस इज़ माय न्यू प्रोडक्ट और ये काम करता है, इसे ऐसे ऐसे यूज़ करना है। तो इस तरह से क्या होगा, आप अगर कुछ नया लेकर के आते हैं तो आपके व्यवसाय की पब्लिक इमेज अच्छी होती है। आज का जो उपभोक्ता है वो पूरी तरह से जागृत है। उपभोक्ता इस बात को भली भांति जानता है कि उसके
लाभ क्या हैं, और मजदूर भी उचित वेतन की आशा करता है। ऐसे में व्यवसाय अपनी छवि सुधारकर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और समाज के प्रति या अन्य पक्षों के प्रति भी अपनी अच्छी छवि बना सकता है। एक और बात आती है व्यवसाय के लिए उचित वातावरण प्रस्तुत करना, प्रोवाइडिंग द अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। जो व्यवसाय समाज को देगा वही समाज व्यवसाय को वापस देगा। परिणाम स्वरूप व्यवसाय को सभ्य, शिक्षित व कुशल समुदाय मिलता है। यदि व्यवसाय करने के लिए उचित स्टाफ नहीं मिलेगा तो व्यवसायिक कार्य में बाधा आ जाएगी। कुशल समाज, कुशल व्यवसाय अच्छे और स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे तर्क ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन क्यों करना चाहिए। लेकिन वहीं कुछ विचारक ये भी मानते हैं कि ये जो सामाजिक उत्तरदायित्व है या सामाजिक दायित्व है, ये कहीं ना कहीं बिजनेस पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो उनके तर्कों से आइए परिचित होते हैं। पहला तर्क ये है कि व्यवसाय का मूल उद्देश्य तो लाभ कमाना है ना, और जब आप ऐसी गैर व्यवसायिक गतिविधियों में अपना जो लाभ है वह बांट देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मूल उद्देश्य है लाभ कमाने का, ये पिछड़ जाता है। तो पहला उद्देश्य लाभ कमाना है। देखिए, व्यवसायी यदि समाज का ही ध्यान रखेगा तो वह उच्च मूल्य पर अपनी वस्तु का विक्रय नहीं कर सकेगा, इससे लाभ अर्जित नहीं कर पाएगा, तो फिर और अधिक कुशलता से कार्य करने की जो प्रेरणा है वो उसे उतनी नहीं मिल सकेगी, और कहीं ना कहीं व्यवसायी डिस्करेज हो सकता है। एक और पॉइंट आता है उपभोक्ता पर भार, बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। देखिए, समाज की हानि ना हो इसके लिए व्यवसायी मूल्यवान प्रदूषण नियंत्रक लगाता है, अतः अंततः ग्राहक के लिए वस्तु के मूल्य में इस भार को वो जोड़ देता है। तो अंततः व्यवसायी ग्राहक से ही तो इसे वसूल करता है। तो इस तरह से जो भी ये समाज कल्याण के लिए खर्चे करता है वो वसूला किससे जाता है? उपभोक्ता से ही। तो उपभोक्ता अपनी आय पर भी कर ही दे रहा है और विक्रय कर के रूप में भी उसे कर देना पड़ता है। माफ़ कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 है सामाजिक कौशल की कमी, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। जिस तरह से व्यावसायिक संगठन की समस्याएं होती हैं, समाज में भी समस्याएं होती हैं, लेकिन सामाजिक समस्या का हल व्यापारिक समस्या के हल के समान तो नहीं खोजा जाना चाहिए। यदि व्यवसायी को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो वह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्याओं में भी सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने लगेगा। तो इससे सामाजिक कौशल में कमी आ जाएगी। ये कुछ आशंकाएं व्यक्ति की कुछ विद्वानों ने। एक और बात आती, जनता का विरोध। प्रायः यह अनुभव किया गया कि जनता प्रायः यह पसंद नहीं करती कि उनकी समस्याओं को सुलझाने में व्यावसायिक संस्थाएं अपना हाथ साफ करें। साथ ही प्रबंधकों की कुशलता प्रबंधक की समस्याओं को सुलझाने में होती है, न कि सामाजिक समस्या हल करने में। अप्रशिक्षित प्रबंधक सामाजिक समस्या को हल करने के स्थान पर बहुत बार अपने ही हित में वृद्धि करने में लग जाते हैं। तो ये कुछ आशंकाएं थीं, लेकिन सामाजिक उत्तरदायित्व की रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, आइए इस पर भी गौर करें। देखिए, आप ये जानते हैं कि विपक्ष की जो अवधारणा अगर ध्यान से देखें तो ये पूरी तरह से मिथ्या है। सामाजिक कल्याण की व्यवस्था को सरकार को देखना चाहिए, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में है, झलकती ही है। समस्त आर्थिक संसाधनों का राष्ट्रीयकरण सरकार करती है, अतः व्यवसायी को सामाजिक उत्तरदायित्व को अपने नित्य कार्य से पृथक ही रखना चाहिए। कुछ सामाजिक दायित्व पूरे करने में व्यवसाय का भी लाभ होता है। वो कौन कौन से लाभ हैं, आइए उन पे जान लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक नियम की चेतावनी, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशंस। सरकार समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है तथा समाज द्वारा ही चुनी और बनाई जाती है। यदि व्यवसाय स्वयं के लाभ के लिए अनुचित प्रकार से व्यापार करता है तो सरकार इस असुरक्षित व्यापार से समाज को अनुचित व्यापार से सुरक्षित करने के लिए नए कानून बना देती है। तो ऐसे इससे बचना चाहिए कि सार्वजनिक नियम की कुछ चेतावनियां हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार आपके लिए नया कानून लेकर के आ जाएगी। श्रम संघों का दबाव, प्रेशर ऑफ लेबर यूनियंस। पिछले कुछ दशकों में श्रमिक संघ शिक्षित होता जा रहा है। पहले के नियम थे रखो या निकालो, अब ये बदल चुका है। अब श्रमिक प्रबंधन का भागीदार की तरह कार्य कर रहे हैं, अतः प्रबंधन उनके कल्याण के लिए बाधा है। श्रमिकों को संगठन में संतुष्टि प्रदान करना ही व्यवसाय का कार्य है, अतः समयानुसार पुरस्कार भी देना होता है। उपभोक्ता जागरूकता। आज का उपभोक्ता जागरूक है, वह अपने प्रति किसी भी असंवैधानिक प्रक्रिया को जागरूक करता है। पहले जो उत्पादक ने बना दिया उपभोक्ता वही क्रय करता था, आज जो ग्राहक चाहता है उपभोक्ता वही बनाता है। अतः उत्पादक को ग्राहकोन्मुख नीतियों का अनुसरण करना चाहिए। ग्राहकोन्मुख मतलब कंज्यूमर सेंट्रिक, यानी कि कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए। व्यावसायिक सामाजिक स्तर का विकास। देखिए,
डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। समाज में व्यवसाय समाज से अलग नहीं होता। यदि समाज तरक्की करेगा तो ही व्यवसाय तरक्की करेगा। जितना शिक्षित और सभ्य समाज होगा उतनी ही विकसित विचारधारा होगी, तकनीकी रूप से भी कुशलता बढ़ेगी। अतः व्यवसाय के विकास विकास के लिए समाज का भी विकसित होना आवश्यक है। शिक्षित पेशेवर व्यवसायी सामाजिक कर्तव्य के निष्पादन को भी प्राथमिकता देते ही हैं। सामाजिक हित व व्यावसायिक हित के मध्य संबंध, देखिए एक विचारधारा ये है कि व्यावसायिक हित अलग है और सामाजिक हित अलग है, ये दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक और व्यावसायिक हित जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। क्योंकि अगर समाज का आप हित लेके चलेंगे तो ही लॉन्ग टर्म में, यानी कि लंबे समय में आपके व्यावसायिक हित सध सकेंगे। प्रबंधकीय व पेशेवर वर्ग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल एंड प्रोफेशनल क्लास। पूर्व का प्रबंधन व पेशेवर वर्ग आज के प्रबंधन व पेशेवर वर्ग से एकदम अलग है। उनको इतना ज्ञात है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में ही व्यवसाय का हित है, चाहे कर्मचारी हों, अंशधारी हों, श्रमिक वर्ग हों, ये सब समाज के अंग हैं। पेशेवर प्रबंधक लाभ को अधिकतम करने के व्यक्तिगत लक्ष्य को चुनने के स्थान पर अधिक वर्गों के लिए लक्ष्य को चुनने की प्राथमिकता देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये तर्क समझ में आए होंगे कि जो व्यावसायिक संस्थाएं होती हैं उनको सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए इनको भी जानते हैं। पहला है आर्थिक उत्तरदायित्व, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक व्यवसाय आर्थिक इकाई है, इकोनॉमिक यूनिट है, तो उत्पाद व सेवा जीवित करके समाज को देना व लाभ कमाना व्यवसाय का पहला उत्तरदायित्व हो गया, ये आर्थिक उत्तरदायित्व है। दूसरा जो व्यवसाय का उत्तरदायित्व वो है वैधानिक उत्तरदायित्व, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सरकार द्वारा बनाए गए जो भी नियम हैं, विधान हैं, उनका पालन करे और समाज को सुरक्षा दे। नैतिक उत्तरदायित्व, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कोई भी उत्तरदायित्व जिसके लिए कोई विधान या कानून तो नहीं है, लेकिन व्यवसाय को वो करना बनता है, उसे नैतिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। जैसे व्यवसाय के कर्मचारियों के धर्म की रक्षा, विज्ञापन देते समय सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था तनिष्क, तनिष्क जो कि ज्वेलरी बनाने वाली एक कंपनी है, तनिष्क ने जो ऐड दिए उसने सामाजिक जो प्रतिष्ठा है उसका ख्याल नहीं रखा, और इस वजह से उसकी अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा खींचतान हुई, काफ़ी आलोचना हुई और विरोध भी हुआ। तो ऐसे नैतिक उत्तरदायित्व हैं जहाँ पे आप कोई विरोध क्रिएट ना करें। विभिन्न उत्तरदायित्व, डिस्क्रेशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज से लेकर समाज को ही प्रदान करने का उत्तरदायित्व। जैसे एक लाभ सामाजिक उत्थान में देना, समाज के संकट हों जैसे कि प्राकृतिक या मानवीय, इसमें सहायता करना। बाढ़ व भूकंप आने पर सरकार के साथ हाथ मिलाकर सहायता प्रदान करना लोगों को। तो ये कुछ उत्तरदायित्व आते हैं, आर्थिक, वैज्ञानिक, नैतिक और विभिन्न उत्तरदायित्व। व्यवसाय व पर्यावरण सुरक्षा, देखिए बिजनेस का पर्यावरण प्रोटेक्शन से, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से क्या लेना देना है। देखिए कई व्यवसाय समाज को हानि पहुंचाते ही हैं। सरकार उद्योगों को बंद करके या इन पर भारी कर व्यवस्था लागू करके चाहती है कि जो रिहायशी यानी कि आवासीय स्थान हैं वहाँ पर जो है बड़े उद्योग ना लगें, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर उद्योगों को शहरी क्षेत्र में रिहायशी स्थान से खुले में लगवाना, कहीं दूर लगवाना, ये सरकार का पहला कदम रहा था। फिर भी कुछ उद्योग छोटे पैमाने पर ऐसे उत्पाद बनाते हैं जो वातावरण को प्रदूषित करते ही हैं, जैसे पॉलीथीन बनाने वाले उद्योग हैं। पर्यटन उद्योग की बात करें, पहाड़ी इलाकों में भवन निर्माण कार्य, शहर में फ्लाईओवर का निर्माण, पेड़ों को समाप्त धीरे धीरे ये करते जा रहे हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनको पुनः बनाया नहीं जा सकता। देश की सांस्कृतिक धरोहर को हानि पहुंचाना भी पर्यावरण को हानि देना ही है। तो प्रदूषण के कारण हानिकारक तत्व पानी और वायु में मिलते हैं जो हानिकारक होते हैं। तो अगर ये प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहा तो आगे आने वाली पीढ़ी इससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगी। प्रदूषण के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? पहले तो वायु प्रदूषण है, आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण भी आपने बहुत बार पढ़ा है, नदियों में या जो नाले हैं उनमें नदियों का कचरा, घर का वेस्टेज वाटर, ये सब उसमें मिलता है। औद्योगिक घराने जो हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनसे निकलने वाला सीवर का पानी जो है कहीं ना कहीं ये नदी और
आसपास की झीलों को और साथ ही साथ समंदर को भी प्रदूषित कर रहा है। भू प्रदूषण क्या होता है? भूमि की उर्वरा शक्ति भूमि पर विषैले पदार्थों को फेंकने से कम होती है। इसमें तमाम तरह के जो घर के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आते हैं, जैसे बैटरीज वगैरह हैं, वो ज़मीन में चले जाते हैं, फिर वो उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, उसकी उत्पादकता को। इसीलिए जो बैटरीज हैं उन्हें यूं ही कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण तो आप लोग जानते ही हैं, इसके बारे में हम कुछ भी बात नहीं करने वाले हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? अपने यहाँ तो ध्वनि प्रदूषण जो है ना, ये लोगों के मनोरंजन का साधन है। ठीक है, खैर, तो प्रदूषण को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं? देखिए, पर्यावरण मूल्यांकन, इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन। अक्सर आप सुनते हैं ना कि इतने पीएम का पोल्यूशन हो गया है दिल्ली में, ये कंडीशन है ना, इस तरह का आता है। तो औद्योगिक क्रिया का पर्यावरण मूल्यांकन सरकार पूर्व से ही करती चली आई है। किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने से पहले प्रदूषण निरोधी प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना होता है। प्रदूषण नियंत्रक मानक, प्रदूषण नियंत्रण मानक यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड। प्रदूषण से बचाव के लिए सरकार ने कुछ प्रदूषण मानक जारी किए हैं, जो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषित वायु को कम करने के लिए होते हैं। एक अधिनियम भी है अपने देश में, आपको पता होगा। व्यवसायी नदियों में उद्योग का कचरा सीधे नहीं डाल सकते, न ही भूमि पर डाल सकते हैं। ऐसा करने से पहले उन्हें प्रदूषण विरोधी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, प्रतिबंध, कुछ चीज़ों पे प्रतिबंध लगा हुआ है सार्वजनिक रूप से। ठीक है, व्यवसायी को वही काम करना चाहिए जो कि पर्यावरण अनुकूल हो। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि व्यावसायिक नीति शास्त्र, अवधारणा और तत्व क्या है। अब बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, इसकी भी बात आती है। तो देखिए, बिजनेस एथिक्स मतलब कुछ ऐसे काम न करना जो करने नहीं चाहिए। ये कानूनन आपके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वही है जिसे सेल्फ डिसिप्लिन बोलते हैं। तो कर चोरी, काला बाजारी, हेराफेरी, मुनाफाखोरी, जमाखोरी, मिलावट, विदेशी मुद्रा घोटाले वगैरह, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो व्यावसायिक नैतिकता यानी बिजनेस एथिक्स पर आपके सवालिया निशान लगाते हैं। ये सारी चीज़ें कानूनों के अंतर्गत भी आती हैं। अगर इनमें कहीं पे भी आप अगर शामिल नज़र आए तो आप पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कानूनी कार्रवाई तो नहीं हो सकती सीधे तौर पे। आपको ऐसी तमाम गतिविधियों से यूं भी बचना होता है कि आपकी गुडविल उससे ख़राब हो सकती है। ऐसे आदर्श व सिद्धांत जो व्यवसाय की नैतिकता को बनाए रखते हैं, उन्हीं को हम व्यावसायिक नीति शास्त्र बोलते हैं, बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना है, लेकिन इसके लिए समाज को हानि पहुंचाना ये अनैतिक कार्य है। व्यवसायियों द्वारा किया जा रहा व्यवसाय समाज को हानि पहुंचाता हुआ न दिखे। व्यवसायी को समाज के लिए एक अच्छी छवि प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे उस व्यवसाय का स्थायित्व बना रहे। समाज के लिए यदि सही है कोई काम, वही नैतिक है। तो नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिकता का अर्थ है किसी का व्यवहार प्रमाणों के अगर अनुरूप है तो वह नैतिक माना जाएगा। नैतिकता विधान से परे है, या लिखित और अलिखित दोनों हो सकती है। व्यवसाय भी नैतिकता समाज से संबंधित होती है, जैसे ग्राहक से अनुचित मूल्य न लेना, सही भार करके वस्तु देना, कर्मचारियों का शोषण न करना, सही दर पर लाभ अर्जित करना। नैतिक व्यापार ही सर्वोच्च व्यापार है, और वही व्यापार अपनी छवि अच्छी बना पाता है जो नैतिकता के मूल्यों को अपनाता है। परंपरागत अवधारणा क्या है नीति शास्त्र से संबंधित? यह अवधारणा मुनाफाखोरी पर बल देती है। आज के दौर में यह अवधारणा लोप होती जा रही है, क्योंकि उपभोक्ता बहुत जागृत है और व्यवसाय के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ चुकी है। आधुनिक अवधारणा क्या है कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, यानी कि ग्राहक की सेवा करने से ही आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। ठीक है, आज का व्यवसायी भली भांति जानता है कि उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं से संबंधित आवश्यक सूचना ग्राहक को देनी ही होगी। उसे उसकी इच्छा का उत्पाद और सेवा उपलब्ध करानी होगी। उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद या सेवा देनी होगी, तभी उसका जो ग्राहक है वो उसका रहेगा। अन्यथा अन्य कोई उत्पादक को वह अपना विक्रेता बना लेगा। कौन? ग्राहक। ठीक है, क्या क्या तत्व होते हैं व्यावसायिक आचार नीति के, बिजनेस एथिक्स के? पहला है उच्च प्रबंध की वचनबद्धता। आपने जो भी बात कही है उसका अनुपालन करें, चाहे वो आपके कर्मचारियों के प्रति हो, ग्राहकों के प्रति हो, या समाज के लोगों के प्रति हो। संहिता का पालन, पब्लिकेशन ऑफ कोड। देखिए, कोड माने होता है व्यवहार, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, यानी कि आप कैसा रूल्स फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, उसे संहिता बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता।
तो उसमें कुछ नियम हैं, उनका पालन करने की आवश्यकता है, नहीं करेंगे तो सरकार या पुलिस प्रशासन आपसे करा लेगा। तो कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, सुरक्षा, विक्रय संबंधी आचार संहिताएं कुछ हैं, आपको उनका अनुपालन करना होगा। समरूप प्रणाली की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, फर्म में नैतिक मानक संपूर्ण संगठन के समान रूप से उस पर लागू होते हैं। जैसे किसी विभाग में प्रशिक्षण, भर्ती, चयन, इनमें भी नैतिकता का पालन करें। भाई भतीजावाद से किसी की भर्ती न करें, ठीक है। किसी को प्रमोशन किया, किसी को डिमोट कर दिया यूं ही बगैर किसी आधार पे, ये नैतिकता नहीं है। कर्मचारियों की भागीदारी, जब भी नैतिक नियमों का निर्माण हो तो कर्मचारियों की सलाह लेकर के कार्य करने में ही भलाई है और इसी को नैतिकता कहा जा सकेगा। कर्मचारी स्वयं ही नैतिक मूल्य का मान रखते हैं। निष्कर्ष मापन, मेजर रिजल्ट्स, यानी कि प्रमाप निश्चित करना बड़ा कठिन है, समयानुसार इन्हें परिवर्तन भी कर लेना चाहिए। जब कभी भी आपको लगे कि आपके द्वारा सेट किए गए जो रूल्स हैं उनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं टाइम टू टाइम। अब हम जानने वाले हैं कि व्यावसायिक आचार नीति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं। ये तो तत्व आपने पढ़ लिए, उच्च प्रबंध की वचनबद्धता, संहिता का प्रकाशन, समरूप प्रणाली की स्थापना, कर्मचारियों की भागीदारी और निष्कर्ष मापन। लेकिन इसको कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं? एक है सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज़। सामाजिक दबाव नैतिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय कैसा होगा यह समाज ही तय करता है। शिक्षित समाज उचित नैतिक मूल्य को प्रदर्शित करता है, अशिक्षित समाज में नैतिक मूल्यों का स्थान थोड़ा कम होता है। व्यक्तिगत मूल्य, व्यवसायी जैसा होगा उसके अनुयायी या कर्मचारी भी वैसा ही व्यक्तित्व अनुसरण करते रहेंगे। व्यक्तित्व किसी भी वातावरण का रचयिता होता है। व्यक्तिगत विचार व्यावसायिक नैतिकता को प्रभावित करते हैं। आपने सुनी होगी ना कहावत, यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा होगा, ठीक है, वैसी ही प्रजा होगी। तो व्यवसायी जो है वो राजा की तरह है, उसके कर्मचारी, उसकी प्रजा, उसके अनुसरण करने वाले लोग हैं। तो अगर आपकी पर्सनल वैल्यूज़ एज अ बिजनेसमैन बहुत अच्छी हैं तो आपकी जो कर्मचारी हैं वह भी समस्त सोशल एथिक्स का पालन करते रहेंगे, बिजनेस एथिक्स का पालन करते रहेंगे। औद्योगिक सिद्धांत, इंडस्ट्री नॉर्म्स, सभी उद्योगों को स्वयं के उनके अपने अपने कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं, उनका अनुपालन करना होता है। तो पेशेवर प्रबंधक नैतिक मूल्य का अनुसरण सबसे ज़्यादा करते नज़र आते हैं और जो पेशेवर नहीं होते हैं उनमें कुछ दिक्कतें होती हैं, वो नैतिक मूल्यों का उतना अनुसरण नहीं कर पाते। सरकारी नियम और अधिनियम, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, सरकार ने नैतिकता का अनुसरण कराने के लिए व्यवसाय के ऊपर कुछ नियम लागू किए हैं। उत्पाद के बारे में उसकी पैकिंग पर कुछ निर्देश देना जरूरी है कि ये कब बनी है, कब तक ये एक्सपायर हो जाएगी, खाने पीने की वस्तु वगैरह है। इस प्रकार के कुछ नियम सरकार ने बना दिए हैं। 2013 कंपनी अधिनियम ने भी कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं और ये कंपनी अधिनियम 2013 जो है इसमें 1 अप्रैल 2014 को ये लागू हुआ और इसमें ये कहा गया है कि जो भी कंपनी जिसकी 500 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है या जिसका जो राजस्व है वो 1,000 करोड़ है या जिस कंपनी का प्रारंभ से ही वित्तीय वर्ष का शुद्ध लाभ जो है वो 5 करोड़ है, वह 3 साल के औसत लाभ का, कौन कौन सी कंपनी जिसकी कुल संपत्तियां 500 करोड़ की हैं, जिसका कुल राजस्व 1,000 करोड़ का है या अगर उसका शुद्ध लाभ जो है वो 5 करोड़ का है, तो उसे 3 साल के औसत लाभ का 2%, 3 साल के औसत लाभ का 2% सामाजिक विकास में खर्च करना होगा, योगदान देना होगा। यदि कोई इससे अधिक करना चाहता है तो आराम से कर सकता है, इससे कम संभव नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था सरकार का। 2% किसी बड़ी कंपनी का जो अरबों में कमाती है वो कहीं ना कहीं आराम से, अरबों क्या खरबों में कमाती है, तो वो आराम से करोड़ों में होता है, और करोड़ों नहीं अरबों में होता है। तो ऐसे में ये सरकार का बहुत बड़ा कदम था। इसके अंतर्गत ये जो खर्चा किया जाएगा, शिक्षा, स्वच्छता, गरीबी, कुपोषण, कला व संस्कृति, भुखमरी समाप्त करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, सिलाई केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र वगैरह स्थापित करना। मैं आपको बता दूं कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे भारती एयरटेल, आपने नाम सुना होगा, उनका भारती फाउंडेशन है। भारती फाउंडेशन ने गुजरात के एक ज़िले में लगभग 25,000 टॉयलेट बनवाए, ठीक है, 25,000 टॉयलेट। आप संख्या समझिए ज़रा, एक टॉयलेट को बनाने में लगभग कितना खर्चा आता है? कम से कम आप मान के चलिए कि 50,000 का तो खर्चा आएगा।
और उन्होंने 25,000 टॉयलेट बनवाए गुजरात के एक ज़िले में। तो सोचिए कि वहाँ के लोगों के प्रति कितना बड़ा काम हो गया। ये सिर्फ एक भारतीय फाउंडेशन का कार्य है, ऐसी हज़ारों कंपनियां हैं भारत में जो कार्य कर रही हैं, और उनके जो इस कैटेगरी में आती हैं उनका 2% जो ये खर्चा प्रति वर्ष हो रहा है, इसी का नतीजा है कि गाँव की, भारतीय गाँव की अब तस्वीर बदल रही है। अब गाँव पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है। दूसरी बात और आती है कि नए विधान में ये भी कहा गया है कि कंपनी को की बची हुई राशि को, नए विधान के अनुसार कंपनी की बची हुई राशि को जो व्यवसाय के 1 साल के भीतर सामाजिक खर्चों पर व्यय नहीं हो पाई है, तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 30 दिन के भीतर एक नए खाते, जिसे एस्क्रो खाता कहते हैं, उसमें ट्रांसफ़र करना होगा। और इस राशि के खाते में जमा करने के दिन से लेकर 3 साल के भीतर इसे खर्च जरूर करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो वह राशि किसी कोष में डाल दी जाती है। वह प्रधानमंत्री कोष भी हो सकता है, क्योंकि इस प्रधानमंत्री कोष से तो जनहित में खर्चा किया ही जाता है। तो इसके अतिरिक्त सरकार ने कंपनी अधिनियम में एक विशेष दंड प्रावधान भी किया है। कंपनी CSR यानी कि कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट में इसे CSR बोल देते हैं। अगर वह CSR गाइडलाइंस का पालन नहीं करती है तो उसके ऊपर यह दंड लगाए जाते हैं। 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना है। इसके अलावा संबंधित अधिकारी जो लापरवाही के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, उसको 3 वर्ष की सज़ा तक दी जा सकती है। वर्तमान में कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सर्वाधिक CSR पर व्यय करने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। वित्तीय वर्ष 2019 में रिलायंस ने शुद्ध लाभ का 2.1% इसके लिए दिया है, जो कि 2 से ज़्यादा है, 0.1%। इंडियन ऑयल निगम ने भी 2%, HGFC यहाँ पर लिखा हुआ है, ये HDFC है, ये 2% है। ONGC ने 2.1% इसके लिए व्यय किया है। तो CSR की भारत में क्या क्या संभावना है, अगर हम ये जानें तो ये केवल सामाजिक कार्य तक सीमित नहीं रहा है इंडिया में। अब इसे व्यवसाय की एक आवश्यकता के रूप में लिया जाने लगा है, क्योंकि व्यवसाय की भी इससे अच्छी इमेज बनती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने अभी सुना कि भारतीय फाउंडेशन ने ऐसा किया, तो एयरटेल के प्रति आपकी एक अच्छी धारणा बनी होगी, कहीं ना कहीं उसकी गुडविल अच्छी बनती है मन में। अतः यह व्यवसाय से जुड़े कामगारों, उनके परिवार, समुदाय और स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए लाभकारी हो रहा है CSR। तो कहीं ना कहीं CSR लॉन्ग रन में कंपनी की गुडविल में काफ़ी मदद करता है। कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं बाद में, जिन्हें आपको पढ़ना है अच्छे से, अति लघुत्तरी प्रश्न, और जो कुछ व्यक्तिगत प्रश्न हैं केस स्टडी के तौर पे, इन्हें ज़रूर पढ़ें अच्छे से, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। और फिर कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आपको NCERT की बुक के आधार पर दिया गया है, आप यहाँ से पढ़ें, खुद का मूल्यांकन करें। कोई समस्या होने पर कहीं पे भी आप मुझसे पूछें, पूछने में कोई संकोच ना करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लोगों के साथ इसे साझा करें। अगर आपको अच्छा लगे तो भी बताएं कमेंट बॉक्स में जाके, अगर कुछ बुरा लगे तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है। ज़्यादातर लोगों के बीच में इसे साझा करें, क्योंकि ज्ञान और विद्या, इसका दान सबसे बड़ा दान होता है, और इसमें अगर आपकी कोई भूमिका हो सकती है तो कृपया उसे निभाएं। बहुत बहुत आभार। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और हाथों को बीच बीच में साबुन से धोते रहें। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां ऐसा संभव नहीं है तो सैनिटाइज करते रहें हाथों को। बहुत बहुत धन्यवाद।